सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत। मैं कमल धीमान, गवर्नमेंट हाई स्कूल समीरपुर। हम कर रहे थे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हमने देख लिया था मैटर्स क्या चीज़ हैं, क्या मैटर पार्टिकुलर नेचर का है या कंटिन्यूस नेचर का है। पार्टिकल नेचर में हमने देखा था कि जो करैक्टरिस्टिक्स थे पार्टिकल्स के वो क्या थे। फिर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखी थी, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या थी, गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ क्या थी। और आज हम डिस्कस करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, क्या वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, गैसेस से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो हो सकता है तो वो क्या कारण रहते हैं जिनकी वजह से ये होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे कि एक एक बात को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे खुलकर बताया गया है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर भी अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने देखा कि वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में लाई करता था, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड एज आइस, सॉलिड की फॉर्म में वो आइस के रूप में होता था। लिक्विड में अगर हम देखें तो वो जैसे पानी होता है वैसे होता था, और गैसियस फॉर्म में एज अ वाटर वेपर की फॉर्म में होता था। What happen inside the matter during this change of the state? जब स्टेट चेंज होती है किसी मैटर की, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस में जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, क्यों होता है। What happens to the particle of the matter during the change of the state? जब स्टेट चेंज होती है तो पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, पार्टिकल में क्या बदलाव आता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ द स्टेट टेक्स प्लेस, कैसे ये चेंज होता है। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, हमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो स्टेट में क्या चेंज आता है, अगर आता है तो कैसे आता है, क्या कारण रहता है। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी 1.12। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंडेड इन laboratory thermometer so that its bulb is in contact with ice as shown in figure number 1.6। हमने क्या किया कि एक बीकर के अंदर, जैसे यहाँ पे सेटअप में बताया गया है, एक बीकर के अंदर बर्फ ली, बर्फ के साथ हमने एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर इंसर्ट किया ताकि उसका टेम्परेचर नोट किया जाए। साथ के साथ हमने बर्नर का यूज़ किया जाए, इसको हीट अप करने के लिए एक स्टरर का यूज़ किया गया है। हम देखेंगे कि क्या टेम्परेचर में क्या क्या चेंज आता है और किस तरीके से चेंज आता है। स्टार्ट हीटिंग, हम उसको धीरे धीरे हीट अप करना शुरू करेंगे। द बिकर ऑन द लो फ्लेम, लो फ्लेम के ऊपर उसको हीट करेंगे। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, उस टेम्परेचर को नोट करेंगे जब आइस मेल्ट होना शुरू होगी। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, वो टेम्परेचर, फिर उसके बाद वो टेम्परेचर नोट करेंगे जब सारी की सारी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ये सारी ऑब्जर्वेशन हम अपनी नोटबुक में जो है वो नोट करेंगे। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट व्हाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, और उस वाटर के अंदर हमने ग्लास रॉड डालनी है और धीरे धीरे हिलाते रहना है तब तक जब तक वो उबलना शुरू ना करे। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग, थर्मामीटर के ऊपर हमारी पूरी नजर होनी चाहिए, पैनी नजर होनी चाहिए। टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपोराइज, तब तक जब तक बहुत सारा पानी जो वो वेपोराइज नहीं हो जाए, तब तक हमने चेक करना है कि टेम्परेचर में क्या क्या चेंज हुआ, किस कंडीशन को क्या कहा जाता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे नोट करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्शन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। आप देखिए, on increasing the temperature of solid the kinetic energy of the particle increasing, जैसे जैसे सॉलिड का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, आपने देखा था कि एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखी थी हमने पार्टिकल की, दे आर कंटिन्यूअस मूविंग,
वो लगातार मूव करते रहते हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जिसकी वजह से जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट होना शुरू करेंगे विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे जैसे हम उसको एनर्जी सप्लाई करते जाएंगे, हीटअप करते जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम पड़ती जाएगी और उसको ओवरकम कर लेगी, ब्रेक डाउन कर देगी। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। और जो पार्टिकल हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ के फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन अ सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। एक समय ऐसा आएगा कि जब बर्फ पिघल के पानी बन जाएगी, मीन्स सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। वो कम से कम तापमान, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट, जिसके ऊपर एक सॉलिड जो वो मेल्ट किया और लिक्विड में कन्वर्ट किया एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। कि वो उस चीज का सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट हो किस टेम्परेचर के ऊपर जो वो मेल्ट हुई, पिघली। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड is an indication of the strength of the force of attraction between the particles। melting point हमें शो करता है, इंडिकेट करता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है वो इस समय क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। यहाँ से पूछ सकते हैं व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो केल्विन में 273.5, और अगर इसको देखा जाए डिग्री सेंटीग्रेड में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये आता है। द सॉलिड प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यहां से डेफिनेशन आती है व्हाट इज फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ, यहाँ से ये आएगा कि जब सॉलिड मेल्ट होता है तो वहाँ पे उस टर्म्स को क्या कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज अ फ्यूजन। तो उसको क्या कहा गया, फ्यूजन कहा गया। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब हमने देखा कि जैसे हमने हीट करना शुरू किया था तो धीरे धीरे बर्फ जो थी वो मेल्ट होना शुरू हुई थी और वो पूरी मेल्ट लिक्विड तक हो, उसके मेल्ट होने के शुरू होने से लेके पूरा मेल्ट होने तक टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री रहा था। तो उस समय वो एनर्जी कहाँ गई, जो हमने एनर्जी सप्लाई की वो एनर्जी कहाँ गई, यहाँ पे वो क्वेश्चन आता है। अब उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, बोलता है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। जब तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टिल ऑल द आइस मेल्ट दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू द हीट ऑफ ईट द बीकर, that is we continue to supply heat, this heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। अब हमने यहाँ पे हमारी जो एनर्जी लग रही थी वो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए लग रही थी। दिस बोलता है एज दिस हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। एनर्जी बर्फ ने जो थी वो एनर्जी एब्सॉर्ब की लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। इट इज कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ अ बीकर, क्योंकि वो बीकर के कंटेंट में एक हिडन रूप में जो वो समा गई वो एनर्जी। एंड दिस इज नोन एज लेटेंट हीट, और ऐसी हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। कई बार यहां से क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, व्हाट इज लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ।
the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. अब फ्यूजन क्या था? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, और लेटेंट क्या था? एनर्जी, जब तक वो एनर्जी रिक्वायर्ड जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाता था, कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ऊपर जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता है, तो उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां से भी एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 Kelvin have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature। अब टेम्परेचर सेम रहेगा, 0 डिग्री टेम्परेचर ही रहेगा, लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो एनर्जी कम होगी, और जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू दी वाटर, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जैसे जैसे हम उसमें हीट एनर्जी देते रहेंगे, उस पार्टिकल जो वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव करना जो है वो शुरू करेंगे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेज। एक टेम्परेचर जैसे जैसे हम उसको हीट करते जाएंगे, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी और धीरे धीरे लिक्विड जो वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वो तापमान जिसके ऊपर लिक्विड ने बॉइल करना शुरू किया, उबलना शुरू किया, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या कहा? बॉइलिंग पॉइंट कहा। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज द बल्क फेनोमेना। Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. For water, this temperature is 373 Kelvin। कि बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का? दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, जब हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम +273 करते हैं, और जब केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं तो हम -273 करते हैं। तो यहाँ पे से भी आपको इस आर्टिकल में से भी आपको कई बार आगे न्यूमेरिकल आएंगे, कन्वर्ट सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल, कन्वर्ट केल्विन स्केल इनटू सेल्सियस स्केल। तो जब हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो +273 करेंगे, और जब केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में हम चेंज करेंगे तो -273 करेंगे। Can you define the latent heat of vaporization? Yes. Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion। जिस तरीके से हमने latent heat of fusion को डिफाइन किया था, उसी तरीके से हम latent heat of vaporization को भी डिफाइन कर सकते हैं। Particles in steam, that is water vapor, 100 degree centigrade 373 Kelvin have more energy than the water at the same temperature. This is because the particles in the steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। आपने देखा सॉलिड को जब हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को जब हीट करेंगे तो वो गैसेस में कन्वर्ट होगा, गैसेस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड में आएगा, और कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। सो वी इन्फर दैट the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हम मैटर का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी स्टेट भी चेंज होगी। तो स्टेट चेंज करने, मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ता है। वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, बट are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। यहाँ पे हमने देखा कि सॉलिड
लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है, गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हुई, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो। लेकिन कुछ केसेस में सॉलिड लिक्विड में ना कन्वर्ट होते हुए डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट। अगर ऐसा केस हमारे पास आता है कि व्हेन सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, एट दैट टाइम हम उसको बोलेंगे क्या, सब्लिमेशन। तो हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का हम एक एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे सब्लिमेशन किस तरीके से होती है। एक्टिविटी 1.13, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। हमने थोड़ा सा चाइना डिश के अंदर जो है वो यहाँ पे जो चाइना डिश ली हुई है इसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड लिया या कैम्फर लिया। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। जिस तरीके से उल्टी चाइना डिश फनल इसके ऊपर रखी है वैसे हमने रखनी है, ऊपर से कॉटन से प्लग कर देना है और इसको धीरे धीरे बर्नर से हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करके हम क्या देखेंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड डायरेक्ट ये जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलता है अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू अ गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज अ सब्लिमेशन। यहां से जो है वो सब्लिमेशन की डेफिनेशन आपके पास आती है कि डिफाइन सब्लिमेशन अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, and direct change of gases to solid without changing into liquid is called as a deposition। अब यहाँ पे उल्टा सब्लिमेशन का उल्टा क्या है, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैसेस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो सब्लिमेशन का उल्टा क्या आ जाएगा, डिपोजिशन आ जाएगा। सब्लिमेशन और डिपोजिशन। अगर सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड तो हम बोलेंगे सब्लिमेशन। अगर गैसेस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड तो हम बोलेंगे डिपोजिशन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हमने यहां तक देखा टेम्परेचर से किस तरीके से स्टेट में चेंज आ रहा था। अब हम देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या प्रेशर से भी स्टेट चेंज होती है? यस, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब स्टेट में चेंज कैसे आता है, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस में चेंज आता है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो तो वो गैसियस स्टेट में होगा, उससे कम हो तो लिक्विड स्टेट में आएंगे। अगर पार्टिकल्स बिल्कुल नज़दीक हैं तो वो सॉलिड स्टेट में वो मैटर होता है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके पास एक गैस दी गई है। अब उस गैस को अपने पिस्टन की हेल्प से कंप्रेस किया तो एक टाइम ऐसा आ जाएगी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और दूसरी एक टाइम ऐसा आएगी वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। इसके भी हमारे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आपने एलपीजी सिलेंडर देखा है, वो गैस होती है लेकिन उसको कंप्रेस करके जो है वो लिक्विड फॉर्म में लाया होता है ताकि वो सिलेंडर में जो है उसको ईजिली जो है वो कैरी किया जा सके। तो उस समय वो ड्यू टू हाई प्रेशर के कारण उसको किया गया होता है। तो वो भी एक हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे पास बन जाती है। फिर उस पार्टिकल को और कंप्रेस किया जाए तो उसको सॉलिड फॉर्म में लाया जा सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके जो है हम सॉलिड फॉर्म में लाते हैं तो हमारे पास ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बन जाती है। वो हम देखेंगे यहाँ पे। Will the particles come closer? क्या इसके पार्टिकल नजदीक आएंगे? Yes. Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? Yes. Due to pressure, the state of matter will be changed. Applying pressure and reducing the temperature can liquefy the gas. अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैव यू हर्ड अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा, जो मैंने पहले बताया आपको। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, उसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक। यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है 1 एटमॉस्फेयर तक और गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है। एंड दिस इज द रीजन द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। और यही कारण है
कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस। यहां से भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाई द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस, बिकॉज द गैसियस state on decreasing of the pressure to burn atmosphere without coming into the liquid state। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को इतना प्रेशर डिक्रीज करते हैं 1 एटमॉस्फेयर तक और वो लिक्विड स्टेट में ना कन्वर्ट होती हुई डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ड्राई आइस। और देखने में भी ये आइस की तरह लगती है, इसलिए इसको ड्राई आइस का नाम दिया गया है। Thus we can say that pressure, temperature determine the state of the substance whether it will be solid, liquid or gas। यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं मैटर की चेंज को, मैटर की स्टेट को चेंज करने में। अगर स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, तो इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज इवेपोरेशन। I think it is the last one article of this chapter, or we will finish with this। Do we always need of heat or change pressure for changing the state of matter? क्या बोलता है कि हमें हमेशा ज़रूरत होती है किसी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, प्रेशर को चेंज करने की। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर takes place without the liquid reaching the boiling point। क्या आपने अपनी डेली लाइफ में ऐसा भी कोई एग्जांपल देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट तक लिक्विड नहीं पहुंच रहा है, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा, बॉइल नहीं हो रहा है, फिर भी इवेपोरेशन हो रही है, फिर भी वेपर्स निकल रहे हैं? क्या कारण रहता है, वो क्या कारण है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब पानी को हम बिना ढके हुए रखते हैं, स्लोली चेंजिंग इनटू वेपर, वो धीरे धीरे वेपर में चेंज होता रहता है। क्यों होता है? वेट क्लोथ ड्राई अप, गिल्ले कपड़े सूख जाते हैं। व्हाट हैपन टू द वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल, यहाँ पे पानी के साथ क्या हुआ, कहाँ वो पानी गया, कैसे पानी उड़ गया? अनकवर्ड वाटर भी उड़ गया और ड्राई क्लोथ, वेट क्लोथ भी ड्राई हो गए। कैसे? वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर ऑलवेज मूविंग। हमने देखा कि पार्टिकल जो है मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। एंड आर नेवर एट रेस्ट, वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होते। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल होते हैं सभी पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट अ सरफेस, जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स होते हैं, कम अमाउंट में जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर होते हैं, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में। एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलोइंग इस पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। यहाँ से आपको डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन इवेपोरेशन, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से इवेपोरेशन या तो बढ़ती है या कम होती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी विद एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 1.14, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर द विंडो अंडर द फैन। हमने एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेना है और उसको विंडो के नज़दीक फैन के नीचे रखना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, 5 ml हमने चाइना डिश के अंदर लेना है और केप्ट नियर द विंडो और अंडर द फैन, इसको भी हमने फैन के नज़दीक, विंडो के नज़दीक रखना है। और टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड केप्ट इट इनसाइड द कपबोर्ड और शेल्फ। हमने क्या करना है कि इसको एक चाइना डिश में भी हमने 5 ml लेना है और उसको अलमीरा के अंदर रखना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को नोट करो। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन, हम देखें कि कितना समय उन्होंने इवेपोरेशन के लिए लिया, कौन जल्दी इवेपोरेट हुआ, कौन लेट इवेपोरेट हुआ। इन द अबव केसेस रिपीट द अबव
अब 3 स्टेप्स ऑफ द एक्टिविटी ऑन रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर। पहले हमने धूप वाले सनी डे में करी, फिर हम रेनी डे में करेंगे इसी एक्टिविटीज को, फिर हम अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन। हम क्या देखते हैं कि इवेपोरेशन का के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ा, सरफेस एरिया का क्या प्रभाव पड़ा और विंड वेलोसिटी का, विंड स्पीड का क्या प्रभाव पड़ा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद। हम देखते हैं कि जो इवेपोरेशन का रेट है वो डिफरेंट फैक्टर के साथ इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। किसके साथ वो इंक्रीज होता है, किसके इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रहा है, किसके इंक्रीज होने से वो डिक्रीज हो रहा है, वो हम देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कि अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर होंगे और सरफेस के ऊपर होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो आपस में जो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने में वो सक्षम होंगे और वो जल्दी जो वो इवेपोरेट होंगे। We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation is increased. मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप बी स्प्रेड देम आउट। जब हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो हम इकट्ठा करके नहीं रखते उनको स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने जल्दी वो क्या होंगे, सूख जाएंगे। विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। वो मैंने पहले भी आपको रीजन बता दिया कि क्या कारण रहता है। सेकेंड फैक्टर आता है हमारे पास एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो जो पार्टिकल्स होंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। इट मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन इंक्रीज इन इवेपोरेशन। नेक्स्ट आता है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगी। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी, कम करेगी, तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर। क्या होती है ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। कई बार पता ही नहीं होता कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, कि वो पानी की मात्रा वेपर के रूप में जो एयर में प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक एयर की एक कैपेसिटी होती है, वो कितने वेपर जो है वो उसमें समा सकते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर पहले ही वो अमाउंट ज्यादा है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। हम देखते हैं जब हवा वाला दिन होता है, विंडी डे होता है, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे होते हैं, वेपर बन रहे होते हैं, वो वेपर हवा के द्वारा उड़ा लिए जाते हैं और वहाँ पे खाली जगह बन जाती हैं और पार्टिकल्स जो निकलने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ती है उस तरीके से इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन द विंडी डे विद द इंक्रीज in the wind speed, the particles of the water vapor moves away with wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. अब आपने नेक्स्ट आर्टिकल देखना, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कि जितनी ज़्यादा हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होती है उतनी ज़्यादा कूलिंग होती है। गर्मियों के दिनों में हम पानी घड़े में रखते हैं, घड़े पर से इवेपोरेशन होती है, पानी ठंडा ठंडा होता जाता है। छत के ऊपर हम पानी वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, रूफ के ऊपर हम वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें ठंड महसूस हो। तो हम देखेंगे कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, किस तरीके से इवेपोरेशन जो वो कूलिंग करता है। An opal vessel, the liquid keeps on evaporating।
खुले बर्तन में इवेपोरेशन होती रहती है। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, जो लिक्विड के पार्टिकल है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, एंड रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन से जो एनर्जी खत्म हुई होती है उसको वो रीगेन करने की कोशिश करता है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल, इस एब्जॉर्प्शन की वजह से, ये रीजन है इवेपोरेशन कॉजिंग, उस एब्जॉर्प्शन की वजह से जो है वो हमारा सराउंडिंग जो है वो क्या होता रहता है, कूल होता रहता है। बट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन, जब हम नेल पॉलिश रिमूवर जो है अपनी हथेली के ऊपर लेते हैं, एसीटोन हथेली के ऊपर लेते हैं, तो हमें बिल्कुल ठंडक सी महसूस होती है। ऐसा क्यों? ड्यू टू इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो पार्टिकल्स गेन एनर्जी, वो पार्टिकल एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग पाम टू फील, और इवेपोरेशन की वजह से हमें जो हमारी हथेली है वो ठंडी फील होती है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंक वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज लार्ज लेटेंट ऑफ हीट ऑफ इवेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि छत के ऊपर पानी स्प्रिंकल करते हैं तब भी हम ठंडक महसूस करते हैं। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? बोलता है कि हम और एग्जांपल जो है इसमें कोट कर सकते हैं जिसमें हम इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग का जो रीज़न है उसको कोट कर सकते हैं। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? गर्मियों में हम कॉटन वाले कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमने देखा गर्मियों में हमारा जो मैकेनिज्म है बॉडी का वो बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पसीने को सोखने की कैपेसिटी रखते हैं, और जिससे इजीली वो जो है वो इवेपोरेट हो जाता है पसीना, और हमें इवेपोरेशन की वजह से ठंडक महसूस होती है। ड्यूरिंग समर वी perspire मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप्स अस कूल। We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding the body surface and changes into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton being a good absorber of the water help in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation, and evaporation causes cooling, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। इसलिए हमें गर्मियों में जो है वो कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। Why do we see water droplet on outer surface of glass containing ice cold water? अगर हमने गिलास के अंदर बर्फ डाली हुई है या बर्फ की तरह चिल्ड वाटर है तो उसके बाहर भी वाटर पार्टिकल जो है वो लग जाते हैं, बाहर से वो गिलास गीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। हम किसी गिलास में अगर ठंडा पानी लेंगे या फिर चिल्ड वाटर लेंगे या बर्फ लेंगे तो उसके बाहर भी जो पानी के पार्टिकल जो वो स्टिक हो जाते हैं उस गिलास के साथ। वाटर ऑफ द वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं वो कूल डाउन होते हैं और कम इन द कॉन्टैक्ट विद द ग्लास, और ग्लास के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो हमें गीला लगता है। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ द वाटर लूज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट। तो जिसकी वजह से हमें जो है वो गिलास गीला लगता है। विद दिस योर चैप्टर इज ओवर नाउ। बेटा जी सारे बच्चे इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लेंगे। जिस चीज़ बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी वो मुझे मेरे फ़ोन नंबर के ऊपर 9418544998 के ऊपर कॉल करके पूछ सकता है, और इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके मैं कल आपको सेंड कर दूंगा। वो भी आपने जो है वो सॉल्व कर देनी है। और सभी बच्चों को मैं ये वीडियो भी मैं भेज दूंगा YouTube के द्वारा। सारे बच्चे YouTube से ये वीडियो देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जो मेरा चैनल है उसको भी कमल धीमान गवर्नमेंट हाई स्कूल समीरपुर, तो कमल धीमान गवर्नमेंट हाई स्कूल समीरपुर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।